हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैं हूँ एजुकेटर हीरा। तो आज का टॉपिक है हमारे इस प्यारी सी वीडियो का, बहुत सिंपल वीडियो का, जिसका नाम है नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। ये बीएड फर्स्ट ईयर के आपके फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में आता है, जिसे हम कहते हैं, पहला ही हमें यही पढ़ाया जाता है, नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, हम बहुत आसानी तरीके से पढ़ेंगे। हिंदी में नेशनलिज्म को हम कहते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद और शिक्षा का क्या एक साथ का क्या इनका रिलेशन है, जानते हैं कि नेचुरलिज्म किसे कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि बच्चों, नेशनलिज्म होता क्या है। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें चीज़ों को समझ लेना ज़्यादा बेटर है ज़्यादा अच्छा होता है। तो नेशनलिज्म हम कहते हैं, नेशनलिज्म इज द टर्म is the term as materialism. According to his philosophy, this is based on the world is matter. Mind is also a form of matter, an element of matter, and synthesis of both. Nationalism philosophy defines the life term of a material and a chemical law and emphasizes on the relationship between power and speed matter of as a nature of a casual relationship। तो देखिए, यहाँ पे नेशनलिज्म का मतलब क्या है। नेशनलिज्म को एक टर्म दे दिया गया है, मटीरियलिज्म। ठीक है। इस फिलॉसफी के अनुसार कि जो वर्ल्ड है वो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। मैटर मतलब आपके जो नेचर से बना हुआ है। ठीक है। माइंड भी क्या है, एक एलिमेंट है जो कि दोनों ही फॉर्म, दोनों एलिमेंट और मैटर को फॉर्म आउट करता है। ठीक है। नेचुरलिज्म फिलॉसफी क्या है, ये एक, इसको एक और टर्म में कर दिया गया है कि ऑफ अ मटेरियल एंड केमिकल, केमिकल एंड मटेरियल टर्म में भी इसको बताया गया है। ये शो करता है इसमें, मतलब इन ऑल अगर हम बात करें बच्चों, तो नेचुरलिज्म हम उसे कहते हैं जहाँ पे सिर्फ जो हम भी बात होगी नेचर से, ये हमारा हम, हमारे ये जो पूरी इन्वायरमेंट है वो किससे है, नेचर से बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट का है, मतलब आपको नेचर से क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि नेचर मतलब नेचुरलिज्म से ही यहाँ पे नेचर बनाया गया है। और ये जो नेचर है वो किससे है, मटेरियलिस्टिक नेचर है, मटेरियलिस्टिक टर्म है। मैटर, यहाँ पे मैटर बोला है, सॉरी, लिक्विड गैस अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बात पता होगी आपको। तो जितनी भी सारी चीज है यहाँ पे किस किस क्या है, मैटर से बनी हुई है। लेकिन अब जो भी, मतलब ये इस फिलोसफी जो इस पे थे, इनका ये मानना था कि नेचुरलिज्म जो है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचर से रिलेटेड बात करेंगे हम, और कोई इनको एग्जिस्टेंस नहीं रखा है। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसके प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म following are the chief assertion of the universe is a huge machine. Man is also the part of machine and a complete machine in it himself. यहाँ पे यूनिवर्स को क्या बोल रहा है, कि यूनिवर्स जो है ये एक ह्यूज मशीन है, जहाँ पे आदमी मतलब हम लोग एक पार्ट है मशीन का, और हम खुद में ही एक मशीन है। ये चीज बोली गई है। मतलब यूनिवर्स को एक ऐसा इन्होंने टर्म दिया है कि ये सिर्फ एक मशीन के तरह काम करती है। ठीक है। इसमें सिर्फ नेचर जो है उसी को बताया गया है। जितनी भी नेचर से रिलेटेड चीज हो रही है वो एज अ टर्म इसमें क्या बोला गया, मशीन के उसमें बताया गया, ह्यूज मशीन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
Life comes out of the dead matter and it is a sum of total physical chemical reaction. ठीक है, अब क्या बोला है, लाइफ जो है वो डेड मैटर से ही आती है। ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके से जो हम, जो इंसान मतलब जो मरना और जिंदगी में आना। ठीक है, ये क्या बोल दिया गया है, इसको फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, ये फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के थ्रू है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि जो चीजें हो रही हैं, हम मर रहे हैं, या जो लाइफ में जो लोग पैदा हो रहे हैं, क्या ये एक फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है? इस पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। All capacities of an individual human being are delimited by his nature. Those who are his innate and inherent tendency and a basic instincts. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ह्यूमन के अंदर एक डिलिमिटेड इंडिविजुअलिटी है, एक डिलिमिट कैपेसिटी है, एक वक्त तक ही वो काम कर सकता है। ठीक है, और ये टेंडेंसी कहाँ से आती है, या तो वो इनेट होती है, मतलब पहले से रहती है, या तो ये क्या होती है, इनहेरिट होती है, मतलब अपने माँ बाप से ये चीज आती है। द प्रेजेंट लाइफ इज अ रियल लाइफ। अब यहाँ पे फिलोसफर क्या बोलते हैं कि जो प्रेजेंट लाइफ है वही क्या है, हमारी रियल लाइफ है। ठीक है, हम प्रेजेंट को ही मान के आगे बढ़ेंगे। अनचेंजिंग लॉ ऑफ अ नेचर एक्सप्लेन ऑल इवेंट एंड अकर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो लॉ में चेंजिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ये क्या है, अकर्नेंस है, ये एक नेचर है। इस नेचर की वजह से ही क्या है, अनचेंजिंग लॉ आ रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ द रियलिटी कैन ओनली बी टर्म फिजिकल, कैन ओनली बी टर्म फिजिकल कल साइंस। ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, जो ट्रू एक्सप्लेनेशन है, जो रियलिटी है, वो क्या है, एक फिजिकल साइंस पे ही है। ठीक है, साइंस ने ही, नेचर ने ही ये सारी चीजें करी हैं। थॉट्स डिपेंड ऑन अ फिजिकल circumstances, says they are activated only when some external stimuli affected the body organ of an individual. देखिए क्या बोला है, थॉट्स डिपेंड्स ऑन फिजिकल सर्कमस्टांसेस, दे आर। देखिए जब भी हमारे लाइफ में कुछ होता है, तभी हमारे फिजिकल सर्कमस्टांसेस के थ्रू क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं। ठीक है, मतलब इन ऑल इसमें ये बोला गया है कि जो नेचर से रिलेटेड चीज है हम उसी को लेके मानेंगे। इन शॉर्ट टर्म में अगर आपको मैं बताऊं, एक समराइज फॉर्म में बताऊं, तो नेशनलिज्म में सिर्फ हम नेचर से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला आता है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन। अब नेचर में एम्स ऑफ एजुकेशन जो देखिए जो नेचुरलिज्म को जिन्होंने, जितने भी फिलोसफर थे जिन्होंने नेचुरलिज्म को डिफाइन किया है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो नेचुरलिस्ट फिलोसफर बोलते हैं। तो जो नेचुरलिस्ट फिलोसफर थे, उन्होंने अपने हिसाब से क्या बोला है, यहाँ पे क्या बात कही है, वो देखते हैं। एम एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने अपनी बात क्या रखी है, वो हम समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, टू परफेक्ट fit human machine, the first aim of the education is to make the individual work very efficiently. Just a minute. ठीक है, efficiently, एक मिनट स्टूडेंट्स, या efficiently क्या बोला है, perfect human to perfect the human machine, the first aim of the education is to make individual work very efficiently of a huge machine. Universe is also a very efficient machine himself. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक परफेक्ट ह्यूमन मशीन है, तो
इन एजुकेशन की एम के हिसाब से जो इंडिविजुअल होना चाहिए वो खुद में ही एक मशीन है, तो वो एफिशिएंटली वर्क करे उस चीज पे, मतलब वो खुद में ही मशीन है तो वो एफिशिएंट है अपने लिए, वो खुद के लिए सफिशिएंट है, वो खुद सारे काम कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है attainment of a present and a future happiness. Biological Nislim advocate the attainment of happiness in present life as well as life to come. अब क्या बोला है, जो प्रेजेंट में हैप्पीनेस है, जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में हैप्पीनेस है, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के हिसाब से उन्होंने ये बोला है, हमारे जो लाइफ में प्रेजेंट में जो खुशी है और जो आने वाली खुशी है वो क्या है, हमें हमें पता है कि हम आगे क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अ स्ट्रगल कल existence. Education should be develop the capacity of the individual so that he comes out the victorious in the struggle of life existence in this world. ठीक है। एजुकेशन को अगर हमने स्ट्रगल मतलब प्रिपरेशन फॉर स्ट्रगल, अगर कभी हमारे लाइफ में स्ट्रगल आ जाता है तो हमारे अंदर इतनी एजुकेशन को इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारी जो कैपेसिटी है उस स्ट्रगल को हम ऐसा कम आउट दे कि हमें उस स्ट्रगल को निकल के हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके एक विक्टोरियस हासिल करें। ठीक है। मतलब विक्ट्री मतलब स्ट्रगल करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। Adaptation to environment. The aim of the education should be strength the capacity of adaptation. ठीक है। हम जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम जैसे भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमें उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, आप अगर कभी देखो तो यू आर नॉट यू नो आप इतना कंफर्टेबल नहीं होते जब नए लोग मिलते हैं। मैं पर्सनली अपना एग्जांपल लगा दूं, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन सर्टेन environment where lots of different peoples are there। मुझे उनसे थोड़े से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मुझे क्या है, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी अडेप्शन हो, इन्वायरमेंट हो, आप उसको अडेप्ट कर लीजिए। ठीक है। जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ठीक है। Improvement of racial gains. Some nationalists believe that the racial heritage of the cultural civilization achievement cannot be transferred from generation to generation by a mere natural process of inheritance. As such, education should be conserved and preserve this cultural heritage and develop it further। यहाँ पे क्या है, रेशियल गेन, इम्प्रूवमेंट ऑफ रेशियल गेन। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे ये कैसा रेशियल यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं, देखिए अब के हम ओके उसमें देखें तो हम लोग हेरिटेज से हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन क्या आ रहा है, गैप आ जा रहा है। तो इनका ये कहना है जो कल्चर है जो हेरिटेज है उसको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। एजुकेशन में ये चीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चा अपना जो जनरेशन ने जानी बात वो बच्चा भी जाने। ठीक है। नेचुरल डेवलपमेंट, अब यहाँ पे बोल रहा है नेचुरल development. Education should develop the child according to his inborn tendency, interest, inclination, aptitude, and the capacity in the form of environment। ठीक है। नेचुरल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर एक नेचुरल डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू हिज, जैसा वो पैदा हुआ है उसकी टेंडेंसी, उसके इंटरेस्ट, उसके इंक्लिनेशन, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, कैपेसिटी इन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है। एक उसको अगर खुला इन्वायरमेंट दे दे तो वो कैसे इंटरेस्ट रहता है, ये उसके ऊपर। हमें कोई भी बच्चा कितना इंटेलिजेंट है ये नहीं पता है। ठीक है। तो जैसा बच्चा होगा उसकी टेंडेंसी, उसका इंटरेस्ट उसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट है ऑटोनोमस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू बी फ्री, फुल्ली ऑटोनोमस एंड सेल्फ एक्वायर। ठीक है। ऑटोमिनस
डेवलपमेंट में हम ये जानेंगे कि जो भी डेवलपमेंट होता है बच्चों को, वो जैसा डेवलप होना है उसको होने दे, उसके में कोई हमें रोक टोक नहीं है। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, ठीक है, उनका ये कहना है कि वो गलती करके वो सीखेंगे। तो ये प्रकृतिवादों का कहने का मतलब है कि उनके डेवलपमेंट में हम कोई रोका टोकी ना करें, जो कि आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इनका करिकुलम कैसा था, नेचुरलिज्म में करिकुलम कैसा था, ठीक है। देखिए, नेचुरलिज्म में करिकुलम जो था ना, इन्होंने जो भी जितने भी करिकुलम थे, इन्होंने क्या बोला कि हर चीज कैसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए, नेचर के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। क्या आपको लगता है कि हर चीज नेचर के हिसाब से कैसे हम वो कर सकते हैं? तो करिकुलम क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग। करिकुलम should consist of a subject and item which reflect inborn tendency, see, natural interest, natural activity, individual differences, and sex problem of a children. Curriculum should contain. अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो बच्चों की जो इनबॉर्न कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही करिकुलम बनाना चाहिए। मतलब नेचुरल इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, नेचुरल एक्टिविटीज कराना चाहिए बच्चों को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इन्होंने इंक्लूड किया। क्या क्या है, जैसे कि गेम होना चाहिए करिकुलम में, ठीक है, स्पोर्ट्स होना चाहिए, फिजिकल कल्चर होना चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी फिजिक्स बोथ्स आर नेचुरल, नेचर से रिलेटेड है। नेचर स्टडी होनी चाहिए आपकी। और आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज होनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अदर अलाइड सब्जेक्ट, ठीक है। इतने इतने चीजों को इन्होंने क्या किया है, महत्वपूर्ण दिया है, इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। अगर आप देखें तो सबसे लास्ट में इसमें लैंग्वेज, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट्स को दिया है। मतलब इनका मेन जो टॉप मोस्ट है वो आपके गेम, स्पोर्ट, फिजिकल कल्चर, बायो, फिजिक्स, ठीक है, ये है। अब मेथड ऑफ टीचिंग इनका क्या था। अब नेचुरलिज्म ने जो प्रिस्क्राइब किया है, इनकी बातें थोड़ी सी, मुझे जब मैं ये पढ़ रही थी ये चैप्टर, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी। मतलब ऐसा आप कैसे सोच सकते हो, हाउ दिस शुड बी पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटीज इसके बहुत कम हैं। जो पहले के जो प्रकृतिवादी थे उनका, उनके टीचिंग के मेथड्स काफी यू नो अलग थे, जो कि शायद कहीं ना कहीं जब ये आगे के और जब फिलोसफर आए उनका अलग था। जैसे कि आगे आपको जानने को मिलेगा प्रेगेटिज्म के बारे में, एक्सटर्नलिज्म्स के बारे में, एक दो टॉपिक और मैं आपको पढ़ाऊंगी इससे रिलेटेड। बिफोर दैट हम मेथड ऑफ टीचिंग, नेचुरलिज्म प्रकृतिवादों के हिसाब से मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, ठीक है। हम तो नॉर्मल टीच करते हैं ना बच्चों को, ठीक है, अपने तरीके से। तो उनके हिसाब से मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, पहला है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि इनका ये कहना था कि बच्चे सीख के ही करेंगे, जब करेंगे तभी सीखेंगे, उनका ये कहना था। मतलब अगर हम एक, मतलब बोला था ना हमने पहले अभी भी ऊपर उसमें पढ़ा कि बच्चों को डेवलपमेंट का जैसा हो रहा है होने दो, उसमें हमें कोई भी वो नहीं करनी है, ताका-झाकी नहीं करनी उनको, कोई भी रोक टोक हमें नहीं लगानी। तो उनकी जैसी भी डेवलपमेंट है, हमें क्या करना है, कर होने देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उनका बेसिक नेचर देखना है कि वो आगे करते क्या है बेसिकली। तो उनका ये कहना है कि लर्निंग बाय डूइंग टीचिंग होनी चाहिए। मतलब बच्चे अ, करके सीखें। अब बच्चे करके कैसे सीख लेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए, एक एग्जाम्पल, मैं सटल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, 2 मिनट में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर हम बच्चों को रोकेंगे नहीं,
तो गलत करेंगे, ठीक है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो डेफिनेटली वी वांट दैट कि उनके अंदर एक अच्छा तरीका, एक गुड मैनर्स है। तो हम उनको जब भी कोई वो गलत करते हैं तो हम उनको टोकते कि नहीं बेटा ये गलत चीज है। अब बच्चा अगर आग में जा रहा है, हाँ, और वो जा रहा है, वो मान लीजिए वो गिर गया, उसको जल गया आग में, हम नहीं रोकेंगे, तो हम तो भाई यही कहेंगे ना कि ये तो बच्चा सीख रहा है, करके सीखेगा है ना। तो ये कहीं ना कहीं फिलॉसफी बहुत गलत है, ठीक है। आग में नुकसान तो उसको होगा ना, दर्द तो उस बच्चे को होगा, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कुछ ब्रेकआउट्स तो है ना, डिसएडवांटेज है, डीमेरिट्स है उसमें, ठीक है। तो कभी ये चीज उनका ये कहना था कि बच्चे करेंगे तभी सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा उन्होंने बताया, आई होप कि समझ में आ गया होगा, दूसरा उन्होंने बताया लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। वही है, बच्चे जब करेंगे उनको एहसास होगा, एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो फिर वो शायद ना करे या करे भी, है ना। तो ये चीज है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लेंगे बच्चे। लेकिन एजुकेशन के टर्म में जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं आपके, तो आप कहीं ना कहीं उसको करते हो तब सीखते हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है ना। तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस वही है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय प्ले एज द बेसिस ऑफ टीचिंग। अब इसमें क्या बोला है, लर्निंग बाय प्ले, मतलब बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ठीक है। बच्चों को हम ऐसी एक्टिविटीज कराएं जहाँ पे बच्चे खेल के सीखें। नाउ नेक्स्ट है, the principle advocated nationally have brought into the being modern method of teaching। अब मॉडर्न ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग में क्या बताया गया है, सॉरी, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि दो तीन चीज है, मेथड बताए हैं, उनको देख लेते हैं तो और भी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड। बच्चों को हमें हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। प्ले वे मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सारे मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। डेल्टन प्लान, Montessori method and other such method and experimental method, ठीक है। ये सारे मेथड हमें मॉडर्न टीचिंग में यूज करना है। अब नेचुरलिज्म में कैसे टीचर्स हैं, टीचर्स को क्या बोला गया है यहाँ पे, टीचर्स कैसे होने चाहिए। नेचुरलिज्म इज द ओनली सुप्रीम टीचर इज whose close contact the child develop normally develop normally and naturally in the process of education is the place of the child is more important and central than the teacher. The teacher is the only set of the stage and allow the children to freely according to inherit। देखिए इसमें क्या बोला गया है, नेचर को ही क्या बोला गया है, सुप्रीम टीचर बोला गया है, क्योंकि नेचर ही इनका क्या माना था कि नेचर ही इनके क्या है, क्लोज कांटेक्ट में है, ठीक है। क्लोज कांटेक्ट मतलब नेचर ही सारी चीजें देख रहा है, बच्चों को पाल रहा है और बच्चों की एजुकेशन में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे टीचर को ना लेके नेचर को सुप्रीम टीचर माना गया है। और यहाँ पे सेंटर पार्ट कौन है, चाइल्ड को सेंट्रल पार्ट रखा हुआ है, देन टीचर, मतलब एक पहले टीचर आता होगा देन स्टूडेंट आते होंगे ना, तो चाइल्ड को यहाँ पे सेंट्रल पार्ट दिया है और टीचर को कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दी गई है। Discipline कैसे, in the field of discipline all naturalists depends upon the nature and advocate the theory of discipline by natural consequence। According to them nature will be punish the child if he, देखिए अब यहाँ पे वही बात आ गई ना कि लॉ ऑफ नेचर जो है, इनका ये मानना था कि जो नेचर है वही क्या करेगा, पनिश करेगा। कैसे पनिश करेगा, मतलब आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपको उसकी सजा मिलेगी।
तो इस तरीके से क्या बनाया गया, डिसिप्लिन बना दिया गया कि नेचर ही, अगर कुछ गलत करोगे तो नेचर ही आपको पनिश्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर बच्चा आग में हाथ डालेगा तो वो जलेगा। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अपनी गलती है वो करेगा तो वो जलेगा, और जलने पे क्या होगा, उसको एक तरीके से पनिशमेंट मिलेगी। अगर बच्चा ज्यादा शरारती हुआ, बहुत ज्यादा शरारती हुआ, वो कर रहा है कुछ काम, गिर गया वो, तो क्या हो गया, उसको पनिशमेंट मिली। तो यहाँ पे डिसिप्लिन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ओके गाइस, तो या दिस इज इट नाउ, एंड आई होप कि ये नेचरलिज्म एंड एजुकेशन जो चैप्टर है वो आपको इजीली समझ में आया है। मैं हाईलाइट पॉइंट्स कर देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है। नेचरलिज्म क्या होता है, नेचरलिज्म का करिकुलम कैसा था, डिसिप्लिन कैसा था, टीचर्स कैसे थे, क्या मेथड ऑफ टीचिंग थे, तो एम ऑफ एजुकेशन कैसा था, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। आई होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो, प्यार दीजिए मुझे थोड़ा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।